देखिए, आज हम हमारे लेक्चर में वेक्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? सिंपल वे में। अभी वेक्टर होते क्या हैं? जिनके पास एक मैग्नीट्यूड रहेगा, जिनके पास एक डायरेक्शन रहेगा और वो वेक्टर एडिशन लॉस को फॉलो करते होंगे। इसको चेंज करने के लिए या तो आप मैग्नीट्यूड पे चेंज लाइए या तो आप डायरेक्शन पे चेंज लाइए, है ना? सिंपल। एग्जाम्पल देखिए, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ये सारे एग्जाम्पल्स बनते हैं। अब देखिए, डिस्प्लेसमेंट जब मैं बोल रही हूँ, एक सिंपल एग्जाम्पल से समझाती हूँ। डिस्टेंस की आपको याद आ रही होगी, तो उन दोनों में डिफरेंस क्या है ना? डिफरेंस यही है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और सिंपल अलजेब्रिक एडिशन से वो ऐड होते हैं, है ना? अभी देखिए टाइप्स में पहले आप पैरेलल को समझिए, ठीक है? हम सबसे पहले पैरेलल समझ रहे हैं। पैरेलल यानी कि डायरेक्शन सेम हो। ये देखिए, ये जो मैंने रेड कलर से जो बनाया है, इसका मतलब ये है कि दोनों इक्वल है। अभी रेड और ब्लू अलग अलग कलर है तो अनइक्वल रिप्रेजेंट किया है मैंने, ठीक है? अभी देखिए पैरेलल यानी डायरेक्शन सेम हो, मतलब वैल्यूज सेम भी हो सकते हैं या फिर अलग वैल्यूज भी हो सकते हैं। अगर उनके वैल्यूज भी सेम हो तब वो क्या बनते हैं? इक्वल, यानी कि ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर्स, है ना? ये तो आपको समझ ही आ रहा होगा, है ना, कि पैरेलल में दो टाइप आता है। उनमें से अगर वैल्यू सेम एक है, आता है वैल्यू सेम, और वो कंडीशन को हम बोलते हैं इक्वल वेक्टर्स, यानी कि ऑल इक्वल वेक्टर्स आर क्या? पैरेलल वेक्टर्स। आपको समझ आ गया होगा। फिर हम ऑपोजिट और नेगेटिव से पहले फर्स्ट एंटी पैरेलल समझते हैं, यानी कि डायरेक्शन ऑपोजिट हो, एग्जैक्टली ऑपोजिट। या तो वो लोग इक्वल हो सकते हैं या तो डिफरेंट हो सकते हैं। अगर उनमें से एक कंडीशन जो इक्वल है वो आता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? ऑपोजिट या फिर नेगेटिव वेक्टर्स। वेरी सिंपल। अभी ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, ऑर्थोगोनल मतलब 90 डिग्री एंगल, मतलब दोनों वेक्टर्स के डायरेक्शन के बीच, दोनों के बीच डिफरेंस क्या है? 90 डिग्री। या तो वो इक्वल हो सकते हैं या तो वो डिफरेंट हो सकते हैं, है ना? फिर देखिए, जीरो और नल वेक्टर, मतलब जीरो से पता चलता है जिसका वैल्यू जीरो है लेकिन उसका डायरेक्शन है, कोई भी डायरेक्शन हो सकता है। फिर आप देखिए, नेक्स्ट चीज जो है वो है यूनिट वेक्टर्स। अभी यूनिट मतलब क्या? वन, तो जिसका वैल्यू वन है ना, वो मेनली डायरेक्शन स्पेसिफाई करता है। फिर आप देखिए, नेक्स्ट चीज है, अभी आपको थोड़ा समझाना पड़ेगा कंपोनेंट्स, है ना? देखिए, कंपोनेंट्स जैसे कि ये एक वेक्टर है, ए वेक्टर। अभी इसको 2D में, मतलब 2 डायमेंशन में करने के लिए दो कंपोनेंट आएंगे। सिंपल लॉजिक, हम इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे। जिस एंगल के अकॉर्डिंग हमें बनाना है ये कंपोनेंट्स, तो जो एंगल के बहुत करीब वाला होगा उसको हम कॉस थीटा लिखेंगे और दूर होगा तो साइन थीटा। अभी देखिए, सपोज हम इसके अकॉर्डिंग बनाते, इस एंगल के, सपोज मैं इसको गामा लिख रही हूँ, है ना? सपोज मैं इसको गामा लिख रही हूँ इधर, तो एंगल्स क्या आएंगे? एंगल आएगा ए कॉस गामा और ये आएगा ए साइन गामा। आप कॉन्सेप्ट समझ गए? जो एंगल के पास होगा वो कॉस होगा और जो एंगल से दूर होगा वो साइन होगा। सिंपल है। अभी दोनों को ऐड करेंगे, ए कॉस थीटा आई कैप और ए साइन थीटा जे कैप, है ना? अब देखिए कि उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा। आर इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर रूट ओवर। आपको शायद लग रहा होगा कि ये अचानक कैसे आ गया। सिंपली आप सोचिए, अगर मैं इसको डिस्प्लेस करके इधर लाऊं इसको, तो ये तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो हम उधर हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर बाय प्लस बेस स्क्वायर कर सकते हैं। तो हाइपोटेनस इक्वल टू रूट ओवर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा के। यानी कि ये इसका वैल्यू हमने रेजल्टेंट कंसिडर किया, तो रेजल्टेंट इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, है ना? परपेंडिकुलर कौन है? परपेंडिकुलर है ए वाई स्क्वायर और बेस ए एक्स स्क्वायर। बहुत इजी है, समझ में आ गया। अभी थीटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए, थीटा मतलब वो एंगल, टेन इनवर्स करके ए वाई प्लस ए एक्स। सिंपल से हमें दो वैल्यूज ही आते हैं, ए वाई और ए एक्स, है ना? अभी टेन थीटा का वैल्यू क्या है? परपेंडिकुलर बाई बेस। अभी परपेंडिकुलर कौन सा है? ए वाई, और बेस कौन सा है? ए एक्स। तो टेन थीटा अगर एक्स ए वाई बाई ए एक्स है तो थीटा क्या आएगा? टेन इनवर्स ए वाई बाई ए एक्स।
सिंपल चीज़ें हैं। अभी आप बोलेंगे तो फिर हम 3D पे कैसे करेंगे, हम तो 3D पे भी करते हैं ना, एक्स वाई जेड डायरेक्शन रहता है। सिंपल आप इसी में ही और एक ड्रॉ कर लीजिए परपेंडिकुलर, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते, सब रूल्स फॉलो होंगे। जैसे कि हमने इधर निकाला है हमारा रिजल्टेंट, तो उसका उस केस में ए जेड स्क्वायर भी ऐड हो जाएगा और कोई डिफरेंस नहीं। फिर हम डायरेक्शन कॉसाइंस समझ लेते हैं ना। डायरेक्शन कॉसाइंस के लिए, कॉसाइंस मतलब क्या, कॉस के वैल्यू सारे डायरेक्शन के लिए, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। अभी कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा समझने के लिए आपको देखिए इसका सिंपल फॉर्मूला आता है। कॉस अल्फा ए एक्स डायरेक्शन का वैल्यू प्लस ए, ये एक कौन सा है, रिजल्टेंट है, ये ए कौन सा है, रिजल्टेंट है ना। इसी तरह कॉस बीटा ए वाई एक्सिस का वैल्यू प्लस ए डिवाइडेड बाई ए, और कॉस गामा ए जेड का वैल्यू डिवाइडेड बाय द रिजल्टेंट वैल्यू, सिंपल। अभी ये कंडीशन देखिए, मैं एक एग्जांपल से समझा रही हूँ कि आप एक्चुअली कॉसाइंस आपको अगर बताए कि कैसे निकालोगे आप, है ना। तो देखिए एक क्वेश्चन है इधर, ये क्वेश्चन ए का वैल्यू है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। अभी देखिए ये है ए एक्स, ये है ए वाई, ये है ए जेड, ठीक है। अभी देखिए हम पहले हमें रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि इधर हमें पुट करना पड़ेगा रिजल्टेंट का वैल्यू। रिजल्टेंट हमने सिंपल सबका स्क्वायर लेके ऐड करना है, सिंपल है ना। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस क्या है 5 स्क्वायर। अभी इसको करोगे तो क्या आता है 9 प्लस 16 प्लस 25, तो ये सारी चीज़ें मिला के आते हैं 50। यानी कि अभी हम लिखे तो 5 इंटू 2 10 लिख सकते हैं, इंटू 5 लिख सकते हैं। तो 5 कॉमन चले जाएंगे, तो रूट के बाहर लाएंगे तो एक 5 रह जाए, एक 5 बाहर आएगा और 2 है ना, तो 5√2 इसका वैल्यू आता है। तो हमें मिल गया कि रिजल्टेंट का वैल्यू आता है 5√2। तो अभी देखिए कॉस अल्फा क्या आएगा 3/5√2, कॉस बीटा का वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू लिखेंगे 4/5√2, और कॉस गामा का वैल्यू आप बताइए 5/5√2। ये दोनों को कट कीजिए 1/√2 आंसर आएगा। सारे डायरेक्शन कॉसाइंस का जब हम स्क्वायर लेके ऐड करते हैं तो इसका वैल्यू 1 आता है। देखिए ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना, बहुत सिंपल है। जैसे कि ये ए वेक्टर है, ये वी वेक्टर है, इसके बीच से क्या जाता है रिजल्टेंट आएगा, सिंपल है हमारा, है ना। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, सिंपल। देखिए अभी अपने को टेन थीटा निकालना है, तो आपको लगेगा कि बी कहाँ ए कहाँ, सिंपल लॉजिक है। जिसके पास से आपको निकालना है, जैसे कि अल्फा है जो कि ए के पास है, सिर्फ ए डिनोमिनेटर पे ऐड होगा। अगर अल्फा ये ना हो कि ये होता तो आप कैसे निकालते, सोचिए। सिंस ये बी के पास है तो हम लिखेंगे क्या, तब होता tan अल्फा इक्वल टू बी, सिर्फ डिनोमिनेटर में ऐड होगा जो पास है ना। तो ए साइन थीटा और बी डिनोमिनेटर में ऐड करके ए कॉस थीटा, समझ गए आप। अब हम कुछ स्पेशल फॉर्मूला देखते हैं इसके बेसिस पे, है ना। तो देखिए रिजल्टेंट के फॉर्मूले के बेसिस पे अभी कुछ कंडीशंस है आपको याद रखना पड़ेगा। पहले तो आप ये याद रख लीजिए कि कॉस थीटा के डिफरेंट वैल्यूज़, मैं जस्ट आपको बता देती हूँ इन केस आपको पता ना हो। कॉस थीटा के वैल्यूज़, है ना, तो अगर ये 0 डिग्री है तो कॉस थीटा 1 आता है, 90 डिग्री है तो कॉस थीटा 0 आता है, और 180 डिग्री है तो कॉस थीटा -1 आता है। ठीक है, सिंपल आपको याद हो गया। अब देखिए मैं नेक्स्ट चीज़ें समझाती हूँ। जैसे कि ये अभी कंडीशन है, अगर थीटा 0 डिग्री हुआ, है ना, अगर थीटा 0 डिग्री हुआ तो कॉस थीटा का वैल्यू हमें पता है 1 होगा, यानी कि ये वैल्यू पुट होके 1 बैठ जाएगा, है ना, ये वैल्यू क्या हो जाएगा 1 बैठ जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यह आपने क्लास 9-10 में भी पढ़ा होगा। इसका ये क्या आता है a प्लस बी होल स्क्वायर, है ना। तो इसका जब आप रूट करते हैं तो आप क्या, ये स्क्वायर हट जाएगा, है ना, a प्लस बी आ जाएगा, तो इसका वैल्यू आ जाता है a प्लस बी, जो कि सबसे मैक्सिमम वैल्यू है। नेक्स्ट देखिए, अगर थीटा 90 डिग्री हुआ तो आपको याद रहेगा कि मैंने क्या बोला था कि कॉस 90 डिग्री का वैल्यू आता है 0, यानी कि ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी बचा हुआ हम लिख लेंगे। फिर देखिए थीटा 180 डिग्री होगा तो कॉस थीटा का वैल्यू -1 होगा, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस -2ab। अभी इसको अगर आप देखिए तो आपको और कुछ याद आ रहा होगा कि ये तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो ये रूट के अंदर है तो ये कैंसिल हो जाएगा,
और ये a माइनस बी हो जाएगा, जो कि है मिनिमम वैल्यू ऑफ आर रिजल्टेंट, है ना। अगर इनमें से कोई भी नहीं हुआ तब क्या होगा, तब मैक्सिमम और मिनिमम के बीच ही तो होगा ना हमारा आर, या तो मैक्सिमम से छोटा होगा या तो मिनिमम से बड़ा होगा। मैक्सिमम वैल्यू और ये है मिनिमम वैल्यू, मतलब मिनिमम वैल्यू से बड़ा और मैक्सिमम वैल्यू से छोटा या इक्वल, यही रेंज है हमारा आर का। सिंपल लिखा हुआ है। अभी देखिए अब स्पेशल केस, जैसे कि ए अगर इक्वल हुआ बी से, है ना, और आर होगा क्या 2a cos थीटा बाई 2, और अल्फा क्या आएगा थीटा बाई 2, सिंपल, है ना। अगर इफ ए बड़ा हुआ बी से तो अल्फा क्या आएगा, ये जो अल्फा है रिजल्टेंट और ए के बीच का एंगल, वो स्मॉल होगा थीटा बाई 2 से, और अगर ए छोटा हुआ तो ये अल्फा ग्रेटर होगा। इसको थोड़ा इलाबोरेटली समझते हैं हम, है ना। देखिए सिंपल लॉजिक है कि रिजल्टेंट वेक्टर टिल्ट टुवर्ड्स बिगर वन, अभी दोनों है ए और बी, है ना, ए और बी। अभी बताया गया है कि एक रिजल्टेंट वैल्यू होगा, अभी आपको सपोज दिया गया है ए वेक्टर जो कि है बिगर, यानी कि रिजल्टेंट थोड़ा इधर टिल्ट होगा, लेकिन जो एंगल बनेगा रिजल्टेंट और ए के बीच वो स्मॉल एंगल होगा। टिल्ट ज़्यादा होगा तो स्मॉल एंगल ही होगा, है ना। देखिए वो तब थीटा बाई 2 से स्मॉल आता है, लेकिन अगर जब ये छोटा होता है तो थीटा बाई 2 से बड़ा होता है, क्योंकि इन दैट केस अगर बी बड़ा होता है ए से, है ना, अभी कंसिडर करते हैं बी, तो ये टिल्ट होगा इधर, मतलब ये एंगल तो छोटा होगा, ये एंगल छोटा होगा, ये बड़ा होगा, बिगर एंगल ये होगा, तो इसलिए ये तब ग्रेटर आएगा थीटा बाई 2 से। फिर कुछ कंडीशंस देखते हैं। सिंपल, अगर a इक्वल टू बी आता है तो थीटा 60 डिग्री, थीटा 90 डिग्री और थीटा 120 डिग्री के वैल्यूज हमको समझना पड़ेगा। देखिए फॉर्मूला आपको पता ही होगा, r इक्वल टू 2a cos थीटा बाई 2। आपको मैं सॉल्व भी करके देती हूँ कि r इक्वल टू 2a cos थीटा बाई 2। जैसे कि अगर 60 डिग्री थीटा का वैल्यू हुआ तो इधर क्या बैठेगा 60, मतलब 2a cos 30 डिग्री। अभी cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या है √3/2, यानी कि 2a इंटू √3/2। अभी 2 कैंसिल हो जाएगा और आएगा √3a। नेक्स्ट देखिए थीटा अगर 90 डिग्री हुआ, आपको पता है, फिर से फॉर्मूला देखिए, r हो जाएगा क्या 2a cos कितना होगा, डिवाइडेड बाई 2 है, याद रखिए डिवाइडेड बाई 2 है, यानी कि 45 डिग्री हो जाएगा। और cos 45 क्या वैल्यू है, cos 45 का 1/√2, यानी कि 2a/√2। अभी इधर तो कुछ और लिखा है, आपको समझना पड़ेगा, √2 इंटू √2 इक्वल्स टू 2। तो अभी इसको अगर हम ब्रेक करके लिखें √2 इंटू √2 इंटू a/√2, तो एक √2 को कैंसिल करता है और आता है √2 इंटू a। अभी थीटा अगर 120 डिग्री है तब क्या होगा, सिमिलरली 2a cos 120 डिग्री। अभी 120 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है 60 डिग्री, याद रखिए आपको हाफ लेना है, और cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, ये कैंसिल होगा और हमारा रिजल्टेंट बन के आएगा r इक्वल्स टू a। एक सिंपल क्वेश्चन, आप बताइए अल्फा कितना होगा। हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया, लेकिन मैंने अलग से नहीं लिखा था, तो आपको शायद लग रहा होगा कि अल्फा का वैल्यू कितना होगा, तो आपने पहले ही कर लिया था। सिंपल, अल्फा का वैल्यू थीटा के वैल्यू से हाफ हो जाएगा, यानी कि पहले केस में 30 डिग्री, सेकेंड केस में 45 डिग्री और थर्ड केस में कितना 60 डिग्री। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, अगर इफ a इक्वल्स टू b थीटा इक्वल टू 0, देन क्या होगा, है ना। देखिए एक 10 न्यूटन इधर, सपोज ये a इधर ये a मैग्नीट्यूड वाला इधर, दोनों ऐड हो जाएंगे 2a। अगर ये इधर तो दोनों बराबर है, दोनों एक तरफ से लग रहे हैं, अलग ऑपोजिट तरफ से लग रहे हैं, तो क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा। आप इससे भी देख सकते हैं या फिर आप एक्चुअली फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। अभी आप सोचेंगे कि फॉर्मूला से निकाल के बताइए, तो निकाल देते हैं, है ना। 2a, देखिए थीटा अगर 0 डिग्री मतलब सेम डायरेक्शन में, तो थीटा 0 डिग्री cos 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या आता है 1, तो 2a आंसर आ जाता है। अगेन देखिए रिजल्टेंट का 2a, अभी थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब cos थीटा बाई 2 है ना, तो 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 कितना आता है 90 डिग्री, 2a cos
90 डिग्री। अभी ये देखिए 2a cos 90 डिग्री, cos 90 का वैल्यू तो 0 आता है, तो सब कुछ मिला के कैंसिल होकर 0 हो जाता है। तो हम न्यूमेरिकली भी प्रूफ कर सकते हैं, देख सकते हैं, और लॉजिकली भी आपको पता है। सपोज हम एक बॉक्स लेते हैं और इधर से 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करते हैं, इधर से 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करते हैं, तो टोटल फोर्स कितना हुआ? आप बताएंगे कि ये दोनों को ऐड करके 20 न्यूटन, मतलब 2 × 10 यानी कि 20 न्यूटन। सिंपल। अभी मैं सेम चीज़ अगर फिर से करूँ कि एक बॉक्स है, मैंने इधर से 10 न्यूटन लगाया, इधर से 10 न्यूटन लगाया, तो आप बताएंगे ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर लिया, इधर 0 फोर्स होगा। तो हम लॉजिकली भी समझ गए, है ना। नेक्स्ट देखिए अगली चीज़ें, वेक्टर सब्ट्रैक्शन। अभी वेक्टर सब्ट्रैक्शन बहुत ही सिंपल है, सेम चीज़ है, यानी कि हम डायरेक्ट, आपको समझना पड़ेगा कि हम डायरेक्ट ऐसे वेक्टर को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, a - b हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते, तो हम क्या करते हैं बेसिकली, हम बेसिकली ये करते हैं कि सपोज ये a वेक्टर है और दूसरा वेक्टर कुछ है जिसको हमें माइनस करना हो। सपोज ये v वेक्टर हमें माइनस करना है ना। सिंपली हम क्या करते हैं कि इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में ले लेते हैं और इसको दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने से इसका माइनस आएगा और इसका प्लस आएगा, अगर हम इस साइड को प्लस लेते हैं और हम इसे ऐसे ऐड कर लेते हैं, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, a² + b² - 2ab cos थीटा। सही है। अब थीटा एक कंडीशन है जो कि बहुत बार सिंपल क्वेश्चंस में भी पूछा गया है कि कब a + b मतलब रिजल्टेंट जो है प्लस का और सब्ट्रैक्शन का, वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्ट्रैक्शन का, दोनों बराबर होते हैं। कौन सी कंडीशन में? जब हमारा थीटा 90 डिग्री हो, है ना। a = b होता है तो सिंपल पहले जैसा ही r होता है 2a sin θ/2। लेकिन क्या ये पूरा सेम है या पहले हमने कुछ अलग पढ़ा था, कुछ अलग किया था हमने, है ना। देखिए जब हम वेक्टर सब्ट्रैक्शन करते हैं तो तो इधर sin थीटा आता है, लेकिन वेक्टर एडिशन में हमने अभी पढ़ा था, तब रिजल्टेंट क्या होता है, 2a साइन होता है कि कॉस होता है, कॉस होता है, cos θ/2। आप ऐसे करके वैल्यू पुट कर सकते हैं और इसको चेक कर सकते हैं कि आर वेक्टर निकाल सकते हैं। 2a sin θ/2 है ना, तो इधर θ/2 हो जाएगा 2a 30 डिग्री sin 30 डिग्री, और 2a sin 30 का वैल्यू 1/2 आ जाएगा a। वैसे ही 90 डिग्री में √2a आएगा और 120 डिग्री में √3a आएगा। अभी देखते हैं और इम्पॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि प्रॉपर्टीज़ में सिर्फ 2 ही चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। एक तो है वो कम्यूटेटिव होते हैं। अभी कम्यूटेटिव का मतलब क्या है, मतलब a वेक्टर प्लस v वेक्टर इक्वल्स टू v वेक्टर प्लस a वेक्टर, है ना। a वेक्टर मतलब इसको आप ऐसे ऐड करें या पीछे से ऐड करें, आगे पीछे दोनों तरीके से ये सेम वैल्यू होता है, लेकिन आप ऐसे सब्सट्रैक्शन को ऐड नहीं कर सकते, है ना। और ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, मतलब किसी इसके होल को हम किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये दोनों जगह डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। फिर देखिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, जैसे कि ये हम उसके डिटेल्स और बाकी चैप्टर्स में भी पढ़ेंगे। सपोज ये हमने ये हमारा डिस्टेंस है ना, तो इधर से इधर उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इस पॉइंट से इस पॉइंट के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, है ना, इनिशियल और फाइनल पॉइंट से जब हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। तो अभी कोऑर्डिनेट्स देख लो, इधर x1 y1 z1, इधर x2 y2 z2। सिंपल। अभी आपको r वेक्टर निकालना पड़ेगा, तो हर एक जैसे कि x डायरेक्शन का निकालोगे, y डायरेक्शन का निकालोगे और z डायरेक्शन का निकालोगे और दोनों को ऐड कर दोगे, है ना। तो देखिए कैसे निकालेंगे। अभी x डायरेक्शन का मतलब i कैप का कैसे निकालोगे, एक फाइनल माइनस इनिशियल, फिर y डायरेक्शन का y2 माइनस y1, z डायरेक्शन का z2 माइनस z1, और आखिर में तीनों को ऐड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा। और अभी इस तीनों का स्क्वायर करके आप रूट कर दोगे तो आपको रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड भी मिल जाएगा। सिंपल है। देखिए एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, ए वेक्टर कैन बी स्प्लिट इनटू इनफाइनाइट कंपोनेंट्स। अभी आपको पूछे कि कितने कंपोनेंट में स्प्लिट कर सकते हो आप अगर सोचे कि 3 2 3 नहीं, बहुत सारे कंपोनेंट में स्प्लिट कर सकते हो, लेकिन आपको स्पेसिफिक बोल सकते हैं कि सपोज 2D में आपको बोला है तो तब कितने कंपोनेंट्स, 2D है, 2 डायमेंशनल है, आप ऐसे सिर्फ 2 ही कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हो। जैसे कि ऐसे दिया गया तो आप ऐसे तोड़ोगे, ऐसे तोड़ोगे, या तो XY डायरेक्शन में, या तो YZ डायरेक्शन में, या तो ZX डायरेक्शन में, ठीक है। फिर डॉट प्रोडक्ट में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करते हैं और उसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करते हैं, ए बी कॉस थीटा, है ना। अभी देखिए 2 कंडीशंस, सपोज थीटा 90 डिग्री है तो मतलब क्या, इधर cos 90 का वैल्यू बैठेगा, यानी कि cos 90 का वैल्यू है 0 और ये पूरा एंटायर वैल्यू। जब थीटा 90 डिग्री हो तो डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू क्या आता है,
0 आता है। अभी दोनों सेम वेक्टर के डॉट करोगे तो a स्क्वायर आ गया। ये कैसे आ गया? हम तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन नहीं कर रहे, आप सोच रहे होंगे, है ना। दोनों सेम वेक्टर मतलब क्या? उनके डायरेक्शन भी सेम, मतलब उनके बीच कोई एंगल ही नहीं है, थीटा आ जाएगा 0। यानी कि ये दो वेक्टर अगर a है तो उनके बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री है। और आपको पता ही होगा cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 आता है, यानी कि a आ जाएगा, यानी कि a स्क्वायर। क्रॉस प्रोडक्ट समझते हैं। a वेक्टर क्रॉस, है ना, ये a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, इसका वैल्यू आता है ए बी साइन थीटा। आपको ये भी याद रखना पड़ेगा, कुछ डिफरेंस दिख रहा है आपको दोनों में? ए बी साइन थीटा एंड कैप, यानी कि ये कोई एक यूनिट वेक्टर है जो कि डायरेक्शन को दर्शा रहा है। अभी देखिए डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में कुछ डिफरेंस दिख रहा है। इधर कोई डायरेक्शन नहीं है, डॉट प्रोडक्ट में कोई डायरेक्शन नहीं दिया गया है, यानी कि ये एक स्केलर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, लेकिन इधर देखिए वेक्टर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है क्योंकि इसके पास डायरेक्शन है। और ये डायरेक्शन कैसा है? ये एक यूनिट वेक्टर है जो कि परपेंडिकुलर आता है इन दोनों से, है ना। ये प्रोडक्ट परपेंडिकुलर आता है ए वेक्टर और वी वेक्टर के। अभी कैसे आप डायरेक्शन निकालोगे? सपोज ये हमारा ए वेक्टर आया, ये हमारा वी वेक्टर आया, है ना। अभी आप राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हैं। जैसे कि आप अपना हैंड इधर प्लेस कीजिए, राइट हैंड को, और थंब को ऊपर रख के इधर घुमाइए, अपने हैंड से इधर थप्पड़ मारने की कोशिश कीजिए इस वे में, तो आपका थंब का डायरेक्शन जिधर होगा ए से बी में, तो तब थंब का डायरेक्शन जिधर होगा उसी डायरेक्शन में इस क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन होगा, है ना। अभी आप सोचोगे कि ए क्रॉस बी, ये हमने ए से बी पे ही क्यों किया? क्योंकि क्वेश्चन में हमने क्या किया है? ए क्रॉस बी किया, लेकिन अगर हम बी क्रॉस ए करते तो ऑपोजिट डायरेक्शन में आता, हम हमारे राइट हैंड को बी में रखते और ए की तरफ लाते हैं ना, और तब हमारा डायरेक्शन क्या होता? तब हमारा डायरेक्शन डाउनवर्ड होता। तो दोनों में डिफरेंस भी हमने समझ लिया। अब हम सारे क्रॉस प्रोडक्ट के एप्लीकेशन देखेंगे। अभी ट्राइंगल का देखिए, हाफ इंटू ए क्रॉस बी, है ना, उसका मैग्नीट्यूड। अभी ये कैसे आ गया, है ना। अभी हम एक ट्राइंगल ड्रॉ करके इस चीज़ को समझते हैं। सपोज ये एक ट्राइंगल है हमारा, है ना। अभी देखिए ये ट्राइंगल हमने ड्रॉ कर लिया, ये हमने हाइट लिख लिया, ये हमने बेस है और ये हमारा ए है, ठीक है। अभी हमें पता है हाफ इंटू हाइट इंटू बेस होता है इसका फॉर्मूला, है ना। तो ये कैसे आ गया? इधर ए बी कैसे आ गया, इसको समझते हैं। अभी साइन थीटा का वैल्यू बताइए आप, क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, है ना। तो इधर परपेंडिकुलर कौन है? हाइट है, और हाइपोटेन्यूज क्या है? ए है। अभी हम ए को इधर लेके तो हाइट का वैल्यू क्या आता है? ए साइन थीटा। अभी इसको शिफ्ट करके इधर पुट कर दो, हाफ हाइट को हम लिख सकते हैं ए साइन, हाँ, और हाइट को लिख सकते हैं हम ए साइन थीटा, और बेस तो बी है, यानी कि ए बी साइन थीटा। ये तो बहुत जाना पहचाना लग रहा है, हमने अभी पढ़ा है ये, है ना। देखिए इधर नहीं पढ़ा, हाइट ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा, यानी कि हाफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। अभी पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम फिर कैसे? एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कीजिए, इसको बीच से काट दीजिए। अभी देखिए ये तो दो ट्राइंगल ही बन गया, यानी कि दो ट्राइंगल को हम ऐड कर ले तो हाफ ए क्रॉस बी प्लस हाफ ए क्रॉस बी, तो आ जाता है हमारा पैरेललोग्राम, यानी कि 2 इंटू हाफ ए क्रॉस बी कर ले तो हमारा पैरेललोग्राम आ जाएगा, जो कि हमने बोला है। अभी डायगोनल्स के लिए ट्राइंगल जैसे फॉर्मूला आता है, हाफ और D1 वन डायगोनल एंड सेकंड डायगोनल D2। अभी एक जेईई मेंस में क्वेश्चन आया था कि एक पैरेललोग्राम में ये डायगोनल्स दिए गए हैं, तो उसका वेक्टर एडिशन करके आप वैल्यू बताइए, है ना। तो लोगों ने क्या किया, ये फॉर्मूला पुट कर दिया कि पैरेललोग्राम है, ए क्रॉस बी करते हैं। ऐसे मिस्टेक लोग कर सकते हैं कि पैरेललोग्राम सुना तो उसके बाद का नहीं सुना कि पैरेललोग्राम के बाद क्या है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन लोगों ने गलत किया कि पैरेललोग्राम है तो हमने बात का नहीं सुना, सिंपल ए क्रॉस बी बिठा दिया। लेकिन पैरेललोग्राम है और उसके डायगोनल्स दिए गए हैं, कोई साइड नहीं दिया गया, तो डायगोनल्स का फॉर्मूला ये लगेगा। आप जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह पढ़ोगे और बाकी सारे चैप्टर्स पढ़ोगे तो ऐसे कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ें दिए जा सकते हैं, तो तब आप कंपोनेंट लेके भी कर सकते हो सारी चीज़ों का, या तो आप ये लेमिस थ्योरम लगा सकते हैं। मैं जस्ट बोल रही हूँ कि लेमिस थ्योरम वर्क कैसे करता है। जैसे कि ए वेक्टर प्लस वी वेक्टर प्लस सी वेक्टर 0 आएगा, है ना। तीनों इक्वेट कर देंगे अपने कंपोनेंट्स
एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो ए डिवाइडेड बाय सारे साइन के वैल्यू लोगे, ए डिवाइडेड बाय अभी ए के ऑपोजिट में जो एंगल है साइन अल्फा, बी डिवाइडेड इक्वल्स टू वी वेक्टर डिवाइडेड बाय इसके ऑपोजिट जो एंगल है साइन बीटा इक्वल्स टू सी वेक्टर डिवाइडेड बाय साइन गामा इसके ऑपोजिट। तो इससे हम इजीली निकाल सकते हैं, ये दोनों ले लो फिर ये दोनों ले लो, मतलब एक दूसरे को इक्वेट करके निकाल सकते हैं। तो जब हम ऐसे टाइप के क्वेश्चन करेंगे तो हम लेमिस थ्योरम से भी कर सकते हैं।